देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। सुबह 10 बजे के बुलेटिन में आपने देखा कि कैसे ड्रैगन की कमर आर्थिक मोर्चे पर तोड़ी जा रही है, कैसे चीन के जासूसी ऐप्स पर लगाम लगा दी गई है। हमने आपको हर खबर दी। अब आपको रक्षा के मोर्चे पर लिए चलते हैं। डिफेंस लेवल पर क्या हो रहा है, ग्राउंड पर क्या हो रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, चीन क्या चाल चलने वाला है, अमेरिका की स्ट्रैटेजी क्या है, रणनीति क्या है, हर खबर आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अब से ठीक थोड़ी देर पहले भारत और चीन के बीच एक बार फिर कमांडर लेवल की बातचीत शुरू हो गई है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। भारत और चीन के बीच ये जो बातचीत हो रही है, ये इस बार भारतीय इलाके में हो रही है, चुशूल में हो रही है। चुशूल में दोनों देशों में बातचीत इस वक्त चल रही है। कमांडर लेवल की बातचीत का ये तीसरा दौर है। LAC पर तनाव कम करने के लिए ये बातचीत चल रही है। और पिछली दो बातचीत जो हुई थी वो आपको याद होगा, चीनी इलाका है मोल्डो, उसमें हुई थी। लेकिन ये कमांडर लेवल की बातचीत के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये पहला ऐसा मौका है जब भारत और चीन के कमांडर लेवल के अधिकारी हिंदुस्तानी जमीन पर बात करने के लिए बैठेंगे और बैठ चुके हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये मीटिंग शुरू हो चुकी है। इस बात की जानकारी हमारे पास आई है। पिछली जो मीटिंग थी वो काफी लंबी चली थी, 11 घंटे तक तकरीबन चली थी। और इस बार की जो मीटिंग है वो भारतीय इलाके में हो रही है, चुशूल में हो रही है। और सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। उनसे आपका तारुफ करा दें। SP वैद्य साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर के DGP रह चुके हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, बतौर रक्षा विशेषज्ञ उप सेना प्रमुख रह चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल VK चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। लेकिन सबसे पहले मनीष झा के पास चलेंगे, जो कि LAC पर जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पर जो बातचीत चल रही है, उस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। मनीष, ये बताइए आप हमारे दर्शकों को कि आज की इस बातचीत से क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि पिछली दो जो बातचीत हुई उससे बहुत ज्यादा हासिल वसूल कुछ हुआ नहीं। देखिए, ये बात तो सही है कि जब 6 जून को बातचीत हुई तो उसके बाद 15 जून की घटना हुई, और इसी वजह से जब 22 जून को कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी तो उसमें कई घंटों की मैराथन मीटिंग के बाद ये तय हुआ था कि अब जो भी होगा वो ग्राउंड पर वेरीफाई करते हुए, बातचीत को सपोर्ट करते हुए दिखाया जाएगा कि जो हम लोग तय करते हैं क्या सच में आप ग्राउंड में ऐसा करते हैं कि नहीं। और उसके बाद आज ये बातचीत हो रही है। आज जब ये बातचीत हो रही है तो इंडियन टेरिटरी में ये बातचीत हो रही है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और आज की बातचीत में दरअसल 22 जून और 6 जून को जो नतीजे निकाले गए थे उसको लेकर अभी तक क्या इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें क्या बाधा आ रही है, क्यों चाइनीज साइड का क्या कहना है, इंडियन साइड का क्या जवाब है, इन पर फिर आगे की बातचीत होगी। और तब हम देखेंगे कि क्या LAC पर एक्चुअल में कुछ और फर्क पड़ता है या नहीं। जी बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। SP वैद्य साहब हमारे साथ मौजूद है। वैद्य साहब, क्या उम्मीद की जा रही है कमांडर लेवल की बातचीत का? इस बार तीसरा ऐसा मौका होगा जब भारत और चीन के कमांडर लेवल के जो अधिकारी हैं वो हिंदुस्तान की जमीन पर बैठेंगे, क्योंकि पिछले जो दो बातचीत हुई वो चीनी जमीन पर हुई। इस बार क्या आप उम्मीद कर रहे हैं इस बातचीत से क्या निकलकर सामने आ सकता है? और बेटर सेंस प्रिपेयर करे चाइना में, और जो उन्होंने दुस्साहस किया है, हमारे जो नो मैन्स लैंड थी जो बिटवीन हमारी टेरिटरी और उनकी टेरिटरी के, उसमें जो उन्होंने अपने टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बनाए हैं वो उनको हटाएं और पीछे हटें। और जो मैराथन मीटिंग 22 तारीख को हुई थी और उससे पहले 6 तारीख को हुई थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे होना चाहिए। और जो टाइम फ्रेम के साथ विड्रॉल डिसाइड होता है दोनों तरफ से, उसका इम्प्लीमेंटेशन फेज वाइज होना जरूरी है। मेरे ख्याल कोर कमांडर ले जो है वो इसी बात पर बात करेंगे। हालांकि मैं पुलिस का अधिकारी हूं, मैं बेटर होगा अगर आर्मी जनरल्स इस पे बात करें। मैं एज ए फॉर्मर DGP कुछ थोड़ा बहुत बोल सकता हूं।
बिल्कुल बिल्कुल वैद्य साहब, नहीं आपकी भी राय बिल्कुल बहुत जरूरी है। और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उपसेना प्रमुख रह चुके हैं। गुरमीत सिंह साहब, आज की जो बातचीत है उससे क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि इससे पहले कमांडर लेवल की बातचीत में जो वादे चीन की तरफ से किए गए, चीन ने उसका ठीक उल्टा किया। वादा किया था कि पीछे हटेगा, लेकिन जमकर बैठा हुआ है फिंगर फोर के इलाके में अभी भी। हकीकत ये है, असलियत ये है। ऐसे में अब किस तरह से हम दबाव बनाने में कामयाब होंगे चीन पर, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है सर। सुनील जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है और तैयारी पूरी है भारतीय सेना की, और अभी बातचीत हो रही है। और हमारे सामने में है पिछली दो जो मीटिंग हुई थी, एक 6 जून को और एक 22 जून को। और 6 जून से लेकर 15 जून तक का जो समय था, उसमें किस प्रकार 6 जून के जो नतीजे थे उनको किया गया, और जो चाइना ने 15 जून को बहुत बड़ा सबक सीखा है उस रात को। और उसके बाद में जो 22 जून की मीटिंग हुई थी, उसमें 3 मुख्य बात थी। पहली बात की म्यूचुअल कंसेंसस था, और दूसरी बात थी कि जितने भी फ्रिक्शन पॉइंट है वहां से डिसएंगेजमेंट किया जाएगा। जो आज की जो बातचीत है उसका भी मुख्य हिस्सा ये है कि किस प्रकार डिसएंगेजमेंट, डी इंडक्शन और डी एस्केलेशन किया जाए। देखिए, अभी की जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। अभी मालूम है चाइना को, पीएलए को, सबको, पूरे विश्व को मालूम है कि चाइना का विश्वास करना बहुत मुश्किल है। उनको पहले करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, उसी के बाद में विश्वास होगा। मैं समीर जी बहुत नम्रतापूर्ण एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो दोनों बीपीएम हैं, चुशुल एलएससी के हमारी तरफ में है, लेकिन जो जमीन है मोल्दो की, वो जमीन भारत की है, क्योंकि पूरा अक्षय चिन्ह भारत का है। तो ये ऐसा मत कहिए कि मोल्डो उनकी जमीन है, वो भी हमारी जमीन है। लेकिन अभी बात है एलएसी की, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। बॉर्डर के बारे में बाद में बात करेंगे। और आज की जो मीटिंग है अहम है। पहली बात तो ये कि ये लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर है। जो 6 जून को की थी वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड था, पहले कभी नहीं किया था। और चाइना ने जो प्री मेडिटेटेड और चाइना की जो हरकत रही है अप्रैल एंड से, और खास तौर 15 जून को, अभी उसकी बैकग्राउंड में देखें तो ये जो आज की मीटिंग है वो अहम है। और इसके पैरेलल भी डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी WMCC, बिल्कुल डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत करने की कोशिश बिल्कुल की जा रही है, और हर हफ्ते ये बातचीत होगी, ये तय किया गया है। अगली जो ब्रेकिंग न्यूज है वो भी भारत चीन टकराव से जुड़ी हुई हमारे पास आ रही है। आज भारत अमेरिका की हाई लेवल टॉक होनी है। भारत अमेरिका की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन से तनातनी पर अमेरिका से सीधे बात करेंगे। राजनाथ अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर से आज फोन पर बातचीत करेंगे, और निश्चित तौर पर अमेरिका जो इस वक्त चीन को अपना जानी दुश्मन मान रहा है, उसकी हिंदुस्तान से आज बातचीत होनी है। राजनाथ सिंह और मार्क एस्पर के बीच आज फोन पर बातचीत होनी है। इस बारे में क्या अपडेट है मनीष, आप जल्दी से हमारे दर्शकों को बता दीजिए, उसके बाद फिर मैं मेजर जनरल ध्रुव कटोच के पास जाऊंगा। जी हाँ, देखिए, रूस के दौरे से लौटे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के साथ फोन पर बातचीत करेंगे, और दोनों देश इस बात को लेकर विचार विमर्श करेगा कि अब आगे हम लोग और क्या कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पर। यहाँ देखिए, बेहद अहम बात यह है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री अभी अभी यूरोप में उन तमाम देशों के लोगों से मिलकर आए हैं, उन देशों की सरकारों से मिलकर आए हैं जिन्हें उन्होंने अपील की है कि हमें चाइना के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। ऐसे में जब अमेरिका के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री इस विषय पर और ग्लोबल लेवल पर बात करेंगे तो उसका एक बड़ा मैसेज भी होगा, और निश्चित तौर पर एक बड़ी रणनीति भी आगे आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल, रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच हमारे साथ मौजूद हैं। कटोच साहब, आप किस तरह से देखते हैं, एक तो अमेरिका और चीन के बीच इस वक्त जो तनातनी चल रही है, हिंदुस्तान से चीन के रिश्ते लगातार खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो दोस्त होता है, इस नीति पर फिलहाल आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्या? हाँ, नहीं, देखिए, जहां तक भारत का सवाल है, भारत ने तो यही कोशिश की कि चीन के साथ भी दोस्ती रखे, रूस के साथ भी, अमेरिका के साथ भी जी। तो भारत का तो कभी ये इरादा नहीं था कि हम किसी एक पार्टी को अलग कर देंगे, बेशक वो पार्टी चीन हो।
लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि मई के महीने में जब से चीन के जो पेट्रोल्स आए और उस जगह पर वो उन्होंने अपने परमानेंट जो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए, जहां पर दोनों भारत के भी और चीन के भी पेट्रोल्स जाते थे। तो एक तरफ से उन्होंने यूनिलैटरली जिसको कहते हैं उस इलाके के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। प्रॉब्लम सिर्फ उतना है, उनको वहां से हटना पड़ेगा। तो ये जो पहले भी दो स्तर से दो बातचीतें हो चुकी है और अभी ये तीसरी बातचीत जो हो रही है, मसला सिर्फ एक है, चीन को वहां से हटना पड़ेगा। और अगर वो हट जाता है तब एलएसी के ऊपर टेंशन कम हो जाएगा। जहां तक मेरा अपना ख्याल है, ज्यादा से ज्यादा चीन हो सकता है कि 1 या 2 इलाके से हट सकता है, लेकिन पूरा हटना मुझे लगता नहीं है इतनी जल्दी चीन करने वाला है। और दूसरा, जो भी उसने ट्रूप्स लाए हैं इस इलाके में, 3 डिविजन लाए हैं, वो सुनने में आया है। मुझे नहीं लगता है कि वो डिविजन जल्दी वापस जाने वाली है। तो जब तक ये तनाव जो है, मेरे अपने सोच विचार से सितंबर तक तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन इस टॉक्स के माध्यम से अगर एलएसी के ऊपर डायरेक्ट जो ट्रूप्स फेस टू फेस है, अगर वहां पर टेंशन कम हो जाए, मैं समझता हूं ये पहला स्टेप होना चाहिए और ये हो सकता है। नहीं कटोच साहब, अभी यही जानकारी मिल रही है और इस पर मुझे लगता है विके चतुर्वेदी जी कुछ और ऐड कर सकें अगर। चतुर्वेदी जी, अभी यही जानकारी मिल रही है कि फिंगर 4 का जो इलाका है वहां पर ट्रूप्स कम तो किए हैं, चीन ने अपने सैनिकों की संख्या में कमी जरूर की है, लेकिन जमकर अभी भी वहां पर बैठा हुआ है। तो अब आज की बातचीत के बाद क्या आपको लग रहा है कि इस तरह के कुछ हालात बनेंगे कि चीन अपने वादे को निभाने की कोशिश करेगा, पीछे हटेगा? आप आज की जो मीटिंग है, इससे ज्यादा आशाएं हम लोगों को नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, मैं समझता हूं जो पुरानी 6 जून की और 22 जून की मीटिंग्स पे जो पॉइंट्स थे, जो इश्यूज थे, उनकी प्रोग्रेस के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और फिर जो चीजें बाकी रह गई हैं उनको किस तरह से और आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पूरा उन इश्यूज को कर सकते हैं, उन चीजों पे ज्यादा विचार होगा। जो फिंगर 4 का जो कटोच साहब भी बोल रहे थे, वो बहुत एक अहम मुद्दा है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि हम लोग भी पेट्रोलिंग करते थे और चाइनीज भी पेट्रोलिंग करते थे फिंगर 4 से फिंगर 8 के इलाके में। कभी कभी आपस में मिलते थे तो जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है उसके तहत हम लोग कार्रवाई करते थे। लेकिन अब उन्होंने उस इलाके में अपना स्थायी जो बंकर्स वगैरह बनाने की कोशिश की है। ये सारे जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज हैं, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ट्रीटी जो इतनी 5 साइन की हुई है, उन सब के विरुद्ध है। और चीन को हर हाल में सब जगह से, नॉट ओनली फिंगर 4, हॉट स्प्रिंग और गलवान में, खैर एलएसी के उस तरफ है, अगर डेमचौक में भी आए हैं, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत आए हुए हैं। नहीं तो इतना ज्यादा कंसंट्रेशन, इतना सोच समझ के ये इतनी जल्दी में यहाँ पे नहीं कर सकते थे। ये डिजाइन के तौर पे है, तो उनका वापस जाना, उसके लिए भारत को बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा। एक जो कल बिगनिंग हुई है, इनके जो 59 एप्स को बैन किया गया है, एक बहुत महत्वपूर्ण बिगनिंग है। जिस तरह से और भी कदम उठाने पड़ेंगे, हमको कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर पूरा यूटिलाइज करना पड़ेगा, सही संदेश देने पड़ेंगे, ताकत और मजबूती के साथ चीन के साथ डील करना पड़ेगा। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ जब हम डील करेंगे तो चीन हमारा आदर करेगा और हमारा रेस्पेक्ट करेगा। बिल्कुल। एसपी वैद्य साहब हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर चौतरफा दबाव बनाने की बात हो रही है वैद्य साहब, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं एक तरफ चीन की तरफ से लगातार एलएसी पर हिमाकतें की जा रही हैं, चीन की शय पर पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर के हालात बिगाड़ने की लगातार कोशिश कर रहा है। घुसपैठिए जो है वो नए नए रूट्स तलाश रहे हैं, रूट्स बदल दिए गए। कल ही हमने ये खबर दिखाई थी। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है कि आपकी नजर में, जिससे हमें साइमल्टेनियसली निपटना पड़ेगा। बिल्कुल चुनौती है, और जहां तक मेरी जानकारी है, इंडियन आर्मी और बीएसएफ ने बॉर्डर पे अच्छी सख्ती करके रखी है, और इतना आसानी से इन्फिल्ट्रेशन जो पहले क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करके पाकिस्तान करवाता था, वो अब
इतनी आसानी से इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रही। इस बार बहुत मेरी जानकारी के मुताबिक बहुत कम नंबर मिलिटेंट्स कामयाब हुए हैं अंदर आने में, और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है हमारी फोर्सेस की। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से अंदर एनकाउंटर्स हो रहे हैं और इन्फिल्ट्रेशन पे चेक हो रहा है, ये अल्टीमेटली हमें कश्मीर में एक बेहतर हालात क्रिएट करने में हमें कामयाब करेगा। ठीक है, बिल्कुल वैद्य साहब। और लगातार हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन ऑल आउट जिसका आपने जिक्र किया, उसमें ज़बरदस्त सफलता मिल रही है। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको आतंक मुक्त कर लिया गया है, और हम उम्मीद ये करते हैं कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का जल्द से जल्द खात्मा हो, और पाकिस्तान जो कि चीन की शह पर इस तरह की हरकतें कर रहा है उसको भी मुंहतोड़ जवाब मिले। इस बीच एक और अहम खबर, लद्दाख में चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए भारत की तैयारी पूरी है। भारत ने लद्दाख में अमेरिका से आए हथियार तैनात कर दिए हैं। अमेरिका से आया एडवांस वेपन सिस्टम तैनात कर दिया गया है। C-17 ग्लोब मास्टर, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, C-130J स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट भी तैनात कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हमारे सामने आ रही है, यानी अगर अब लद्दाख में चीन कोई हिमाकत करता है तो मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली गई है। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, और मनीष अपने आप में निश्चित तौर पर यह दिखा रहा है कि अब अगर चीन की तरफ से ऐसी कोई हिमाकत हुई तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए समीर, दिलचस्प बात यह है कि भारत की तरफ से लगातार चीनी दुस्साहस का जो जवाब दिया जा रहा है, इसकी उम्मीद चीन को कतई नहीं थी, और यही वजह है कि 15 जून को पहले चीन को गहरी चोट दी गई, और उसके बाद से लगातार भारत की तैयारी बढ़ती जा रही है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय मिलता जाएगा भारत की ये तैयारी कई गुना और ज़्यादा हो जाएगी जब 27 जुलाई को अंबाला में 4 राफेल जेट विमान उतरेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय सेना कितनी तैयार होगी। लेकिन बात सिर्फ रणनीति की नहीं है, बात कूटनीति की भी है, बातचीत की भी है। और इन सब पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो भारत और पूरी दुनिया जिस तरीके से चीन पर दबाव बना रही है, हालांकि मैं आपको बताऊं कि अभी जो बातचीत चल रही है, जब हम और आप बात कर रहे हैं उस समय जो कमांडर लेवल की बातचीत शुरू हो चुकी है, इन बातचीत में अगर हम लोग ये सोचें कि बहुत ज्यादा नतीजा तुरंत मिलेगा तो इसकी उम्मीद मुझे नहीं है। हाँ, मुझे ये जरूर उम्मीद है कि 22 जून को जो जो सवाल हमारी तरफ से कमांडर की तरफ से कहे गए थे, आज चीन उसका जवाब देगा। क्योंकि चीनियों की एक आदत होती है कि वो मीटिंग में सिर्फ अपनी बात सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे और अपनी बात कहेंगे, लेकिन आपकी बात का आंसर नहीं देंगे। उसके लिए वो अपने हाईकमान से पूछ कर आएंगे। तो 22 जून को जो जो बातें कही गई थी उसके लिए चीनी कमांडर अपने हाईकमान से आज दिशा निर्देश लेकर आया होगा, और आज वो भारतीय कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के सामने बात रखेंगे कि चीन क्या कहना चाहता है। मुझे लगता है कमोबेश आज इस दिशा में ये बातचीत आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। गुरमीत सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुरमीत सिंह साहब, अभी जो सरहद पर चल रहा है, जो LAC पर चल रहा है, जिस तरह से अमेरिका से आए तमाम एडवांस वेपन सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं, उधर चीन भी LAC के दूसरी तरफ तैयारी जो है वो जोरों पर करता हुआ नजर आ रहा है। हालात क्या बनते नजर आ रहे हैं आपको? समीर जी, देखिए, चाइना और PLA ने 15 जून को बहुत बड़ी गलती की है। ये एक्चुअली एक भारी गलती और ब्लंडर है चाइना का। दिसंबर 2019 कोविड के तो की थी, लेकिन ये अभी जो 15 जून की है, इससे अभी भारत के ऑल एलिमेंट्स ऑफ पावर, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, इंफॉर्मेशन, मीडिया, टेक्नोलॉजी, पब्लिक, पॉलिटिक्स, हर एक अभी इकट्ठा है। और ये जैसे कि आपने बताया कि जो अमेरिका का, जो ऑस्ट्रेलिया, जापान और जितने भी 130 देश जो चाइना से इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन का पूछ रहे थे इकट्ठा होके, अभी वो 15 जून में भी मिल गए हैं इकट्ठा। अभी जो हमने 15 जून को जवाब दिया है, और मैं ठीक समझता हूं मनीष जी जो बोल रहे हैं कि चाइना की ये आदत है कंसेंट्रिक सर्कल में गोल मोल नूडल की तरह बात करता है, लेकिन अभी वो समय समाप्त हो गया है। अभी जो भारत कह रहा है, क्योंकि 15 जून के बाद में ट्रस्ट तो खोया है चाइना ने, लेकिन एक नए रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को जन्म दिया है। उस रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के तहत उसको हर एक चीज का जवाब देना पड़ेगा। ऑन ग्राउंड डी इंडक्शन, डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन करना पड़ेगा।
और बिल्कुल। मुझे पूर्ण और विश्वास गुरमीत है सिंह साहब, जब कि आप ये आज सारी जो बातें मीटिंग- कर रहे हैं तो हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि कौन कौन से इस वक्त एडवांस्ड वेपन सिस्टम है जो कि तैनात कर दिए गए हैं लद्दाख में। आप देखिए M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप जो है वो मोर्चे पर तैनात कर दी गई है। C-17 ग्लोब मास्टर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए गए, यानी अब चीन की कोई भी हिमाकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। C-130J स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए गए, P-81 सर्विलांस एयरक्राफ्ट लद्दाख में तैनात कर दिए गए हैं। तो LAC पर हिंदुस्तान की तैयारी बिल्कुल पुख्ता नजर आ रही है। गुरमीत सिंह साहब, हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये जो तैयारी है ना केवल सिर्फ अमेरिका की, आपने तो देखा है, आपने जिस बारीकी से बताया है कि कौन कौन से वेपन इस इलाके में आ गए हैं, और इसके अलावा भी रशिया से भी जो वेपन आए हैं, आने के रास्ते में हैं, इजराइल के जो वेपन हैं। देखिए, अब ये जो लड़ाई है ये सिर्फ बाइकॉट की और बैन की नहीं है, ये सब एलिमेंट्स ऑफ पावर और एलिमेंट्स ऑफ वॉर की है। और अभी इसमें हर भारतीय, पूरा भारतीय समाज, पूरा सरकार और जिस प्रकार से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस तीनों अंग इकट्ठे मिले हुए हैं, ये वो स्थिति है जब भारत की अलर्टनेस, प्रिपेयर्डनेस और रेडीनेस तैयार है हर चुनौती के लिए। लेकिन देखिए, आप खूबसूरती की बात देखिए कि तनाव भी है, तैयारी भी है और बातचीत भी है। बिल्कुल। और अभी तो मुद्दे बहुत बाकी हैं। अभी तो जो गलती, जो ब्लंडर चाइना ने किया है, इसने तो भारत का धैर्य ही तोड़ दिया है। सही बात है, भारत के धैर्य को तोड़ दिया है चीन ने। आपने ये बहुत सही अल्फाजों का इस्तेमाल किया गुरमीत सिंह साहब। और निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं चीन को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए कि कितना बड़ा उसने ब्लंडर किया है LAC पर, और उसका क्या खामियाजा उसे आने वाले वक्त में भुगतना पड़ सकता है। चीन की अर्थव्यवस्था कैसे इससे इफेक्ट होगी, ये भी अब कहीं ना कहीं चीन को सोचना होगा। देखिए, M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप मोर्चे पर तैनात कर दी गई है। C-17 ग्लोब मास्टर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर तैनात कर दिया गया है। LAC पर हिंदुस्तान की तरफ से तैयारी पुख्ता कर ली गई है। C-130J स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट तैनात कर दिया गया है। P-81 सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी लद्दाख में तैनात हो गया है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर चीन ने अब कोई हिमाकत की तो बहुत तगड़ा जवाब मिलेगा। चीन के साथ जंग में भारत की विजय तय है। वहीं रक्षा के मोर्चे पर आज की बड़ी खबर आपको बता दें, राफेल लड़ाकू विमान 27 जुलाई को पहली बार भारत में लैंड करेगा। यह पुख्ता खबर आ रही है, लेकिन इससे पहले उसका वेपनरी सिस्टम भारत पहुंचना शुरू हो गया है। एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल पहुंचने शुरू हो चुके हैं। स्कैल्प क्रूज मिसाइल, मेट्योर मिसाइल भारत पहुंचे हैं, जो हवा से हवा में दुश्मन को मार गिराएंगे। तो ये बड़ी खबर है, 27 जुलाई को भारत में लैंड करेगा राफेल लड़ाकू विमान, जो कि दुश्मन की हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार है। दुश्मन का मुंह तोड़ने के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए अब तैयार रहेगा। 27 जुलाई को फ्रांस से अंबाला पहुंचेंगे राफेल विमान। ये देखिए, राफेल विमान के ये विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये राफेल विमान अब दुश्मनों के साथ खट्टे करने के लिए हिंदुस्तान में लैंड करने जा रहा है। 27 जुलाई को फ्रांस से अंबाला पहुंचेगा राफेल विमान। और अब LAC पर चीन ने अगर कोई गुस्ताखी की तो उसका किस कदर माकूल जवाब देने के लिए इंडियन एयरफोर्स तैयार है, इसका शायद चीन को अंदाजा भी नहीं होगा। 27 जुलाई को भारत में लैंड करने जा रहा है पहला राफेल लड़ाकू विमान। हमारे साथ मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। मनीष, 27 जुलाई को राफेल जो है वो लैंड करने जा रहा है, लेकिन तमाम जो कॉम्बैट मिसाइल्स हैं वो पहुंचना शुरू हो गई हैं, ये जानकारी अब मिल रही है। देखिए समीर, वो कहता है ना कि जब आपके अच्छे वक्त चल रहे हो तो ऊपर वाला हर तरफ से आपकी मदद करता है। क्या संयोग की बात है कि 2015 में मोदी सरकार और फ्रांस सरकार के बीच जो G2G एग्रीमेंट के तहत राफेल को लेकर सौदा हुआ था, और 27 जुलाई को भारत की धरती पर अंबाला एयरबेस पर 4 राफेल विमान उतरेंगे। एक ऐसे समय में जब भारत और चीन के बीच तनाव चरम सीमा पर है, एक ऐसे समय में जब चीन के खिलाफ पूरी दुनिया अभी रणनीतिक तौर पर मोर्चाबंदी कर रही है। और इतना ही नहीं, आपने जैसा बताया, राफेल को लेकर जो तमाम डिलीवरी है इक्विपमेंट्स की,
वो सब हो रही है। और मेरी जानकारी के मुताबिक उसमें से बहुत सारी ऐसी डिलीवरी है जो फ्रांस ने अपने एयरफोर्स के लिए इस समय की जरूरतों के हिसाब से रखा था, और फ्रांस को यह लगा कि नहीं, अभी भारत को इसकी ज्यादा जरूरत है और इसलिए पहले इसे राफेल के लिए भेजा जाए, और फ्रांस की सरकार ने उस हिसाब से यहां पर भारत भेजने के लिए उसकी डिलीवरी शुरू कर दी है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो बस अब इंतजार है जब 27 जुलाई को चारों राफेल में सारे इक्विपमेंट और मिसाइल और रक्षा उपकरण के साथ लैस होंगे। जब फ्रांस के एयरबेस से ये जहाज उड़ेगा तो एक टेक्निकल स्टॉप यूएई के पास है, थोड़ी देर के लिए टेक्निकल स्टॉप होगा और उसके बाद सीधे अंबाला में चारों राफेल विमान उतरेंगे और उसके बाद भारतीय आकाश की वो रक्षा करने के लिए समर्थ होंगे। एक ऐसा विमान जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी कोई भी काट चीन के पास नहीं है, वो एक ऐसा विमान जिसके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो चीन के पास ना सिर्फ है ही नहीं बल्कि उसकी कोई काट ही नहीं है। और दूसरी बात, 150 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाले इस विमान के पास 60 किलोमीटर का जोन तो नो स्कोप जोन है, यानी कुछ सेकंड के अंदर दुश्मन के सारे चाहे मिसाइल हो, फाइटर जेट हो, वो बर्बाद हो जाते हैं। तो राफेल की ये डिलीवरी मुझे लगता है भारतीय सेना को इस समय एक ईश्वरीय वरदान है। जी बिल्कुल, एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइलें पहुंचनी शुरू भी हो गई हैं। पूरी तरह से इक्विप्ड कैसे किया जाएगा इन 4 राफेल विमानों को, इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। स्कैल्प क्रूज मिसाइल, मेटियोर मिसाइल भारत पहुंची है जो हवा से हवा में दुश्मन को मार गिराने का मादा रखती है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 27 जुलाई को अंबाला एयरबेस पहुंच रहे हैं फ्रांस से। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 राफेल विमान जो हैं वो एक साथ अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। चीन के पास राफेल फाइटर की कोई काट मौजूद नहीं है, कोई तोड़ मौजूद नहीं है चीन के पास। यह सबसे बड़ी बात है। 27 जुलाई को राफेल विमान हिंदुस्तान के अंबाला एयरबेस पर पहुंच रहा है, और वो भी तब जब भारत और चीन के बीच लगातार रिश्ते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और चीन मानने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। बीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चतुर्वेदी साहब, अब तो चीन को समझ लेना चाहिए कि इस तरह की हिमाकत करेगा, हिंदुस्तान के साथ संबंध खराब करेगा, तो हश्र क्या हो सकता है? वाकई में इस बार काफी डर महसूस हो रहा है। हिंदुस्तान की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। हिंदुस्तान के पास वेपन सिस्टम, आप चाहे टैंक्स ले लीजिए, आर्टिलरी ले लीजिए, एयरफोर्स ले लीजिए, इन्फेंट्री ले लीजिए, हर जगह वेपन सिस्टम हमारे पास बहुत बढ़िया उम्दा दर्जे के हैं। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है वो मैन बिहाइंड द वेपन, वो जो हिंदुस्तान के जो वीर सैनिक हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है विश्व में। इस ऊंचाइयों पर लड़ने के मामले में जो काबिलियत इन लोगों ने हासिल की है, जो एक्सपीरियंस इन लोगों के पास है, और जिस तरह से देश के लिए सेक्रीफाइस, तपस्या, बलिदान, त्याग करने के लिए फौजी तैयार है, वह मिसाल विश्व में कहीं नहीं है। तो ये सब चीजें चीन को काफी डरा के रखे हुए हैं, और इसीलिए वो कोई अब इसके बाद बिना सोचे समझे कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। उसको उसका जवाब मिल चुका है और उसने 15 जून को काफी कुछ सीखा है। अब वो हर कोशिश करेगा कि किस तरह से डी-एस्केलेट हो, डिसएंगेजमेंट हो, लेकिन इससे भी भरोसा चीन पे ऊपर करना हमारी बहुत गलती होगी। हमको कभी चीन के ऊपर ठीक है, आप ये उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल भरोसे के लायक तो चीन नहीं है, लेकिन डिसएंगेजमेंट की कोशिश होगी, ये आप कह रहे हैं। लेकिन ध्रुव कटोच साहब ने थोड़ी देर पहले एक बात का जिक्र किया था कि अभी जिस तरह से लगातार कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है, वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि सितंबर तक जो है वो ये मामला खिंच सकता है, और सितंबर का महीना आ सकता है अगर चीन की सेना पीछे हटने को तैयार हो रही है इस पूरे प्रोसेस को अंजाम देने में। ये आप किस आधार पर कटोच साहब कह रहे हैं? ऐसा क्यों आपको लगता है कि इतना लंबा वक्त लग सकता है? देखिए, बात यह है कि इस समय पर स्थिति ऐसी है कि जो भारत चाहता है, जैसे मैंने पहले बताया, कि वो जो चीन ने जो टेम्पररी पोस्ट लगाया है वहां से हट जाए। अभी चीन वहां से मुझे लगता नहीं है वो इतना आसानी से हटने वाला है, और जब तक वो हटेगा नहीं भारत उनको छोड़ेगा नहीं। तो बात सिर्फ इतनी थी कि चीन ये समझ रहा था कि भारत झुक जाएगा, बात सिर्फ इतनी है। चीन की जो बेसिक प्लानिंग थी वो थी कि भारत झुक जाएगा, और इसीलिए उसने इतना दबाव डाला और साइकोलॉजिकल प्रेशर भी डाला।
लेकिन यहाँ पर स्थिति दूसरी हो गई। एक तो आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बहुत स्ट्रांग है, दूसरा पूरा देश खास करके 15 जून के बाद इस प्रकार की देश में यूनिटी आ गई है कि पीछे भारत को तो पीछे हटने की तो सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जब लड़ाई युद्ध होता है वो सेनाओं के साथ युद्ध नहीं होता है। अगर चीन के साथ युद्ध होगा तो ये नहीं है कि भारत की सेना चीन की सेना के साथ युद्ध करती है। युद्ध होता है तो पूरा भारत चीन से युद्ध करेगा, सही बात, तब ये युद्ध है। तो ये जो युद्ध है अभी पूरा भारत इकट्ठा हो गया है और यहां पर चीन ने इसको एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब जाके उनको पीछे हटना, एकदम पीछे हटना, मुझे लगता नहीं है वो हटने वाले हैं। तो ये जो स्थिति है ये चलती रहेगी। बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं कि चीन का जो अड़ियल रवैया है वो लगातार एलएसी पर नजर आ रहा है। कमांडर लेवल की बातचीत में वादे करने के बाद भी मुकरता हुआ नजर आता है चीन। धोखा जो है वो चीन की साफ नीति, साफ पॉलिसी इस वक्त नजर आ रही है। और इस बीच एक और अहम खबर, चीन से टक्कर के बीच भारत सरकार ने फ्रांस और जर्मनी से बातचीत की है। भारत के विदेश सचिव ने जर्मनी और फ्रांस में अपने काउंटर पार्ट से बातचीत की है। दोनों ही देशों ने भारत को सहयोग का पूरा भरोसा दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जर्मनी और फ्रांस दोनों ने सहयोग का भरोसा दिया है। तो पूरी दुनिया में चीन जो है वो पहले से ही घिरा हुआ है कोरोना की वजह से, गुरमीत सिंह साहब, और अब हिंदुस्तान से जो बैरमोल लिया है उससे चीन की और फजीहत हो रही है। सभी देश लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं चीन के खिलाफ। मैं आपके ही शब्दों में बोलता हूं, जो आज की स्थिति का लबोलबास है, जो समेशन है, वो ये है कि चाइना ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है 15 जून को। सही बात है। अभी मैं तो ऐसा कहूंगा कि चाइना हटेगा, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अभी खेल अलग हो गया है। अभी पीएलए और चाइना का झूठ और फरेब पूरे विश्व और भारत के सामने में आ गया है। अभी जो बाइकॉट, बैन, बैंग, बस पुरानी कहानी खत्म। और मेरे को बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच में एसपी वेद साहब बैठे हुए हैं। 10 साल इनके साथ में काउंटर टेररिज्म किया है और इनकी बहुत इज्जत करता हूं। और देखिए, इसी समय जो पाकिस्तान की कहानी थी, कश्मीर की, और जो टेररिज्म की कहानी थी, उसको क्या अंजाम दिया है इसी स्ट्रेटेजिक टाइम पर। सही बात वो है, चाइना सही बात है। बिल्कुल आपने सही बात कही गुरमीत सिंह साहब। और लबोलुआब निश्चित तौर पर यही है कि बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया चाइना ने, हिंदुस्तान से बैर मोल कर लेकर, और एलएसी पर जिस तरह से हालात बिगाड़ने की कोशिश हुई उसके बाद अब मुंहतोड़ जवाब के लिए तैयार रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुरमीत सिंह साहब आपका भी, एसपी वैद साहब हमारे साथ मौजूद थे, ध्रुव कटोच जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और वीके चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।